अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? मेरा नाम है अब्दुल्ला सुल्तान। हुमामी शाह कुछ दिन के लिए हमारे साथ नहीं हैं, वो किसी और मुल्क में दुनिया के वक्त बिता रही हैं। लेकिन हम और आप जो वक्त बिताते हैं, जो टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि हमारा और आपका कनेक्शन अब हिस्टोरिक हो चुका है। बहुत सी खबरें हमारे पास आज भी। आपका दिन शुरू करने के लिए मौसम के बारे में भी बता दें। थोड़ी सी कभी लगता है खून की बढ़ गई है, फिर लगता है अभी उस तरह से ठंड नहीं आई है, लेकिन पेश गोई एटलीस्ट की जा रही है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कराची एंड मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जहां आपको लग रहा था कि उतनी सर्दी तो है नहीं, दिसंबर शुरू हो गया है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया होगा। दुनिया के दीगर ममालिक में भी लोग ये बता रहे हैं। आई वाज स्पीकिंग टू माई सिस्टर इन कनाडा, और वो एक गांव में रहती हैं, छोटे से कनाडा के, कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है अभी से दिसंबर की शुरुआत में ही। जो बर्फ़ वो दिसंबर के आखिर या जनवरी में एक्सपेक्ट करते हैं, वो अभी से पड़ना शुरू हो गई है। सो जहाँ हम ये कह रहे थे कि मौसम देर से तब्दील हो रहा है, वहीं मौसमों की शिद्दत भी ज़्यादा हो गई है, और यही वो फैक्ट है जिस पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली हुकूमतों को, तरक्की याफ्ता मुल्कों को, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कि दुनिया के मौसम तब्दील हो रहे हैं और हमें अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि यह तब्दीली कहीं हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। बहुत सी बातें हैं, और सबसे पहला जो मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक अपडेट क्या है। बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं और कुछ फैसला कुन और हौसला अफजा अपडेट्स भी हैं। फिर साथ ही कल एक मायूसी भी हुई। हमें एक छोटी सी मायूसी है, ये कह लीजिए कि कल हम मैच हार गए। हमें उम्मीद थी कि हम वाइट वॉश करेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज़ में, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन साथ साथ इत्तलात ये भी हैं कि भारत भी पाकिस्तान की बात मानने पर मजबूर हो गया है व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी। ज़राए के मुताबिक अभी हम ये खबर दे रहे हैं 7 दिसंबर यानी टुमारो एक और इजलास तलब किया गया है बोर्ड मेंबरान का ICC के। सो कल तक होपफुली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान ऑल्दो जिम्बाब्वे को वाइट वॉश ना कर सका, जिम्बाब्वे ने तीसरा और आखिरी T20 मैच जीतकर एक फतह अपने ज़रूर नाम की है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 132 रन बनाए। होम टीम ने 133 रन का हदफ एक गेंद पहले 8 विकेटों पर हासिल कर लिया था, और ये तो हुआ हमारे साथ कल मैच में। ना तजर्बाकारी कह लीजिए, हमने 4 तब्दीलियां भी की थी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्त साहब और सुहेल इमरान भाई हैं आप सब लोग। राशिद भाई, कल के मैच में क्या लगा आपको? क्या चीज़ थी जो हमारे फेवर में ना रही? एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अनाउंसमेंट ह्यूज होती है और आप सब कुछ चेंज कर देते हैं। ये डिजास्टर होता है स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। हमेशा जब भी आप कैलकुलेट रिस्क लिया जाता है कि आप कितने डेवलपमेंट में जाएंगे, कितने जीतेंगे और कितने आप हार सकते हैं। अगेन जिम्बाब्वे अनाउंसमेंट अच्छी थी, लेकिन ह्यूज एक्सपेरिमेंट जो कि डिजास्टर की तरफ गया। क्या हम सोच सकते थे कि हम वहीं जाके जिम्बाब्वे से वनडे भी हार जाएंगे और T20 भी हार जाएंगे? तो ये चेंज अच्छा है, लेकिन पूरा नहीं खोल देते। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना कि एक कमरे में प्रॉब्लम आया, पूरी बिल्डिंग गिरा के दोबारा नहीं बनाते। आप उस जगह को तयन करें कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि पूरी सीरीज से हमें जो प्लेयर्स मिलने थे मिल गए? तो ये क्वेश्चन मार्क है। कल हम मतलब कि मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हमने, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज नजर आई। अरफात मिन्हाज अच्छी बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, लेकिन अभी एक्सपीरियंस चाहिए उनको। सुफियान मुकीम एक दफा फिर, अब्बास आफरीदी, ये 3-4 प्लेयर हैं जो कि नजर आ रहे हैं हमारे लिए। ये बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है। आपको लगता है हमें आखिरी ओवर ही हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ? आई वुड नॉट यूज द टर्म ले डूबा, क्योंकि बहुत हार्श हो जाएगा। मिस कैलकुलेशन थी। देखिए, आपको देखना होता है कि बॉलर कौन है और बैटिंग ऑलराउंडर कौन है या बॉलिंग ऑलराउंडर कौन है। एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, आपने एक प्लेयर को लास्ट ओवर खिला के दिखा के, क्योंकि लाहौर के अंदर में अक्सर वो करते हुए आए हैं। जब मुश्किल वक्त में उनको बॉल दी जाती थी, जमान खान और इनको, जब हारिस रऊफ या शाहीन सही बॉल नहीं कर रहे होते थे, इनको एक्सपीरियंस तो था। लेकिन हसनैन के होते हुए जिनकी पेस ज्यादा है, रन तो उनको भी बन सकते थे। ये नहीं कह सकते कि रनिंग कैलकुलेशन ये, और शुरू में पड़े भी थे उन्हें रन। क्या नाम है, कप्तान साहब ने 3 ओवर जो किए वो अननेसेसरीली थे। शायद वहां पे आप दूसरों को भी बॉलिंग करवा सकते हैं, अकरम को बॉलिंग करवा सकते हैं। नया प्लेयर था, नया बॉलर था, तो आपने खुद बॉलिंग कर ली वहां पे। तो शायद मिस कैलकुलेशन 3 ओवर्स की हुई है, जो कि खुद किए कप्तान ने। आप पता नहीं इसकी क्या वजह है। सिकंदर, आप हमें बता सकते हैं कि कप्तान के 3 ओवर करने की जगह मतलब वजह क्या है? क्या वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एज इन हिज प्रेजेंस इन द टीम?
या फिर कोई और वजह है, उन्होंने कुछ वाकई सोचा होगा? नहीं, वो आपने जो बात की ना प्रेजेंस इन द टीम वाली बात है, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका के तीनों फॉर्मेट में वो मौजूद है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल मुझे मायूसी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि चेंजेस की। ये बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान की सोच में। जो जब मिसबाह उल हक थे तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन, कोई भी मैच हो हम 4-0 से जीत रहे होते थे, वो कभी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करते थे, वो डिजास्टर था। आपको चेंज करना चाहिए, हार से नहीं डरना चाहिए। अभी राशिद कह रहा है कि अरफात मिनाज को जो है एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसको कैसे मिलेगा एक्सपीरियंस? बगैर खेले तो नहीं मिलेगा ना, उसको खिलाना है। तो हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए जब भी आप सीरीज जीतें। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप तब्दीली करेंगे मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। बहुत अच्छी चीज थी, आपने तब्दीली की, सब लड़कों को चांस दे दिया। इससे कम से कम वो लड़के जो गए थे सिर्फ सफर करके आ गए, उनको कोई फायदा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा किया, सबको खिला दिया। और वो अलग बात है कि आखिरी ओवर जो है वो कप्तान की गलती से अब्बास अफरीदी को जाना चाहिए था। वो बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, हर जगह बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, थ्रू आउट अच्छी गेंदें करता हुआ आ रहा है। जहादात ने जो है वो जो छक्का खाया आखिरी ओवर में, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए। कभी होता है पीछे बॉल किया था। यॉर्कर्स आर द बेस्ट बॉल, हमने सारी जिंदगी यही सुना है। वो हालांकि उन्हीं का शागिर्द है, आकिब जावेद का, और लाहौर कलंदर का ही लड़का है, मगर उसने तो शॉर्ट बॉलिंग की आते ही, और यॉर्कर मारने की तो कोशिश नहीं की। तो ये उसकी मेरा ख्याल है ना तजर्बाकारी कह लीजिए, क्योंकि हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर अब्बास करते ओवर तो शायद हम ये मैच निकाल जाते। और अब्दुल्ला एक चीज है, देखिए आपको ये साबित हो गया कि आप पीएसएल में जितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, असल चीज इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाती है, आके चेंज हो जाती है। वहां पे वो बहुत अच्छी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एनीवे, मैं उसको बिल्कुल नहीं ब्लेम कर रहा। मैंने जैसे कहा कि मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा जब भी। और हमने भी इसीलिए कहा कि हम जरा बहुत ही मध्यम अंदाज में जरा मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। हम कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या हुआ या क्या हो सकता था। सर्टनली अब किसी की वजह से हम हार का जिम्मेदार किसी को ठहरा दें, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अब ये बताइएगा सुहेल इमरान कि क्या खबरें हैं आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? इत्तलात तो हम तक भी आ रही हैं और अखबारों में भी छप रही हैं कि कुछ मामला सेटल डाउन होने की तरफ बढ़ गया है। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसे ही है। 2 रोज पहले हम इसी जगह पर बैठे हुए ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडिया की तरफ से खबरें आई थी कि इंडिया किसी सूरत में पाकिस्तान का पेश करदा जो मॉडल है, उसको कोई भी नाम दे लें, शराकती मुआहदा कह लें, फ्यूजन मॉडल कह लें या हाइब्रिड कह लें, उसको मानने के लिए तैयार नहीं और मानेगा नहीं। लेकिन कल डेवलपमेंट ये हुई कि जो पाकिस्तान के मुतालबे थे इस हवाले से, उसके ऊपर खासी पेशरफ्त हुई है और इंडिया ने इस चीज़ को अब तस्लीम कर लिया है। उसको अब रिटन शक्ल में लाना है। वो आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, और बाद बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो शेड्यूल का और इस मुआहदे के मुताबिक शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेगी। और उस मुआहदे के मुताबिक जो हमारे ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बताते हैं कि तकरीबन ये मामला हल हो चुका है और अभी कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो पाकिस्तान ने पेश किए थे मुतालबे, उनके ऊपर भी पेशरफ्त का कभी इम्कान है। ये एक मामला जो पहला था, जो अवलीन था, ताकि जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उसके ऊपर तो बिल्कुल तय हो चुका हुआ है। अब अगले 3 साल 2027 तक ना पाकिस्तान जाएगा इंडिया खेलने के लिए कोई भी आईसीसी का इवेंट्स, और ना ही इसके साथ अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगा। इनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो न्यूट्रल वेन्यू होगा वो दुबई ही है। और उसके अलावा जो श्रीलंका के साथ मिलकर होस्ट करना है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, उसके वेन्यू का भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया जाकर किसी भी सूरत में ना नॉकआउट का मैच खेलेगा, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है T20 के, वो भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि इंडिया ने तस्लीम की, जिसका हम तस्करा 2 रोज पहले भी कर रहे थे कि वो किस तरह, यानी कि ऑलमोस्ट फिर 15 में से कोई 10 तो हमारियां होंगे और फिर 5 इधर उधर हो सकते हैं, एज इन मोस्ट लाइकली दुबई, जिसमें से 3 लीग मैचेस हैं इंडिया के जो ग्रुप मैचेस होंगे, और उसके साथ एक सेमीफाइनल और एक फाइनल है। और अगर फाइनल में इंडिया नहीं पहुंचा तो वो फिर दोबारा लाहौर में होने की इत्तलात भी हैं, ये भी तय हुआ है अपेरेंटली। जी ये भी जी ऐसा ही है। यही वजह है कि सिर्फ हाइब्रिड अभी तस्लीम किया गया, और जो दूसरे इसके अलावा मामलात हैं उनके ऊपर अभी
राशिद भाई, फाइनली चलिए कुछ पेशरफ तो नजर आ रही है और पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा है। ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा और फिर अल्टीमेटली इंडिया आल्सो काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि हाँ जी ठीक है, हम नहीं आ रहे तो आप भी नहीं आए और एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। शुरू में तो यही इत्तलात थी कि वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम कैसे ये मेक श्योर करें, क्योंकि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। पहले भी कितने दस्तखत हो चुके हैं और कितने वादे वईद हो चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कह देते हैं हमारी सरकार नहीं मानती और हम ये नहीं कर सकते। जी आपने दुरुस्त फरमाया, और इसमें शायद कोई ऐसा क्लॉज दिया जाएगा या दस्तावेजात बनाई जाएंगी कि दोनों ममालिक और विद आईसीसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि लीगल बाउंडिंग हो। पहले भी जैसे सिक्कू भाई कहते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए हैं लेकिन उसमें अमल नहीं हुआ, तो इस वक्त पाकिस्तान को यकीन बनाना चाहिए, यकीन से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे रेडी करने चाहिए जो कि आज पीसीबी वाले आज के लोग हैं, कल बीसीसीआई वाले हैं, तो वो कल ना हो, तो उस पर चीज़ें चलती रहें और उसके ऊपर हम काम करते रहें। कल की जो मीटिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के साथ रही, जिसमें इनके जो रॉजर बिनी जो प्रेसिडेंट हैं और 45 डेज तक वो सेक्रेटरी की नशिस्त पे रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, और देवजीत साहब जो हैं इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो रहे साथ में, मीटिंग अच्छी रही इनकी। अब दोनों ममालिक का यही कहना है कि हम जाएंगे वापस इस्लामाबाद और दिल्ली में बैठेंगे और वहाँ डिसाइड करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या देती है। लेकिन जो मेन मकसद था वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे सोहेल भाई ने कहा कि दोनों ममालिक, दोनों बीसीसीआई एंड पीसीबी एग्री हैं एग्रीमेंट के ऊपर। अब दोनों ममालिक की गवर्नमेंट के ऊपर है इन्हिसार करते हैं कि वो क्या इनको देते हैं, क्योंकि पीसीसीआई ने जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे जाहिर सी बात है पीसीबी। राशिद भाई, हम उम्मीद करें कि इसके बाद बायलैटरल सीरीज चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही, उसकी राह भी हमवार हो जाएगी। जी जी, सुनने में आया, लेकिन कयास आ रही है हम भी कर सकते हैं कि मुझे फ्यूचर जो नजर आता है वो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब नजर आता है, जहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट की है। ऑप्शन भी वहीं पे हुआ है बीसीसीआई का, आईपीएल का, और फ्यूचर हमें नजर आता है कि सऊदी अरब में बायलैटरल सीरीज हो। ये नहीं पता, वक्त का तयन नहीं कर सकते कि 2 साल बाद। हाँ, बट यू नो कुछ बंद दरवाजे ऐसा लग रहा है खुल जाएंगे मामला, फूल खिल जाएंगे और बंद दरवाजे खुल जाएंगे इस पेशरफ्त के बाद। वही जगह होगी सिकंदर, होम एडवांटेज तो होता ही है ना, हम जाहिर है हम होस्ट थे और होम एडवांटेज ना होने का हमें नुकसान होगा, या हम दुबई को भी अब अपना होम ग्राउंड ही कंसिडर करें, अब इतना खेल नहीं है वहाँ पे। नहीं, बड़ा अच्छा शेर पड़ा था, खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता तो मुझे कभी एतबार नहीं, बिल्कुल एतबार नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो मतलब है कि उन पे भरोसा ही नहीं किया जाता, मतलब जो इंडियन जो गवर्नमेंट है। और हमारे माशाल्लाह से इतने ऐसे से नालायक किस्म के लोग आए क्रिकेट बोर्ड में, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, नालायक किस्म के लोग आए कि गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, हालांकि उनके पास लीगल। चलिए, अब तो मेरा ख्याल है कि अब इस दफा तो क्रेडिट दें सिकंदर कि हमने जो स्टांस कौम के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, आईसीसी के सामने रखा, उस पर हम नहीं पीछे हटे अपने मौक़िफ़ से। अब्दुल्ला, मैं तो कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूँ, मगर वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बनना चाहिए कि जो आने वाले लोग हैं वो कभी उससे मुकर न। देखें, मैं एक सवाल रख रहा हूँ, राशिद भी जवाब दे दे इसका, कि एक सिंपल सी चीज है कि भारत ने कहा कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं जाते, खत्म होगी ना बात, कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी ये कर सकता है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और हमने शायद यही किया भी है कि हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही कि आप नहीं आ रहे, तो हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हम नहीं आएंगे। एक दफा क्या बात खत्म हो गई। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट देखें, आईसीसी की रूलिंग के मुताबिक जब वो भारत को कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि उनकी हुकूमत कह रही है, ये एक लॉ है, ये एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में इन आईसीसी, तो फिर पाकिस्तान भी कर सकता है, मगर ये पेपर जरूर साइन करें। इस दफा ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने हुकूमती ओहदेदारों से पहले ही पूछ के सारी चीजें तय कर लें और उसको इन रिटन फॉर्म ले आएं और उस पर फिर दोनों ममालिक के बोर्ड्स दस्तखत करें। जी सुहेल, यू नो वही वो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है, आपको पता है। शाह ने कल विजिट भी किया आईसीसी का ओहदा संभालने के बाद। अब ट्रस्ट डेफिसिट तो है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, मामलात सेटल हुए हैं और हुकूमत की तायद भी शामिल होगी, भारतीय सरकार की भी, और पीसीबी ये मेक श्योर करेगा कि भाई आप अपनी हुकूमत से एक दफ़ा मामलात पूछ लीजिए और उसके बाद इसको रिटन फॉर्म में ले आएँ और फिर हम मिलकर दोनों दस्तखत कर लेते हैं।
अब्दुल्ला, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो होस्ट एग्रीमेंट जो होता है एक, उसके अंदर ये शामिल होगा, उससे ना कोई भी आने वाले जो इवेंट्स होंगे उससे कोई मुकर नहीं सकेगा। इसलिए ये एक ऑथेंटिक किस्म का डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर उसकी कानूनी हैसियत भी होगी और यही होगा। ये कोई आम सा पेपर नहीं होगा जो आज से 4-5 साल पहले एक हमने तब ब्रेक 3 के मामले के ऊपर हमने एक साइन कर लिया था एक सादे से लेटर पैड के ऊपर, ये वाला मामला नहीं होगा। जहां तक आपकी बात है कि डिप्लोमेसी डेफिनेटली ये सारा कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी या बिल्कुल 1-on-1 मुलाकातों में तो ये तय नहीं हुआ जिसके ऊपर दोनों बोर्ड्स पहुंचे हैं, दोनों हुकूमतें पहुंची हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, अहम वजारत उनके पास है, वजारत दाखिला उनके पास है, तो उनको मैंडेट मिला हुआ है। यही वजह है कि आज अगर उन्होंने कोई मौकफ सख्त लिया और यहाँ तक बात पहुंची और इंडिया मानने पर मजबूर हुआ है पाकिस्तान की डिमांड्स, उनका हुकूमत में शामिल होना, एक ताकतवर वजीर होना और उनके पास मैंडेट होना। उन्होंने एक दफ़ा गवर्नमेंट को बता दिया, बाकी लोगों को भी बता दिया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। उनकी बैकिंग गवर्नमेंट की थी और ये नौबत यहाँ पर आज पहुंची कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइब्रिड मामला था उसके ऊपर इंडिया को भी मनवाया कि हम भी आपके मुल्क में आकर नहीं खेलेंगे, हम भी बाकी जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके मैचेस आपके साथ बाहर खेलेंगे, आपके मुल्क में नहीं खेलेंगे। तो इसलिए और जाहिर है इसमें अगर हमें नुकसान होगा, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो हमारे यहाँ नहीं हो सकेगा फाइनल, और अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो इंडिया में नहीं हो सकेगा। उनकी जाहिर है ह्यूज स्टेडियम्स हैं, गेट मनी है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सो होम एडवांटेज का भी एक सर्टनली एक फैक्टर होता है, वो भी लूज करेंगे। राशिद भाई, आप हमें बता सकते हैं कि अगर इंडिया फाइनल में हुआ तो जाहिर है हम लाहौर में नहीं खेल सकेंगे, टॉकिंग अबाउट दैट होम एडवांटेज, और अगर हम पहुंचे आगे के टूर्नामेंट्स में तो हम भी जाकर नहीं खेलेंगे तो भारत को भी वो डिसएडवांटेज होगा। देखिए, भारत को जितने एडवांटेजेस लेने थे 2016-2023 में अपनी मनमानी की और पाकिस्तान किया, क्या हम भारत अब ना जाए? जैसे सिक्कू भाई अक्सर बोलते हैं हम पहले क्यों गए, अब हम ना जाए हम तो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही। ये क्वेश्चन मार्क पाकिस्तानी अवाम और मीडिया के जहन में रहेगा कि भारत ने मनवा ली या पाकिस्तान ने मनवा ली, ये क्वेश्चन मार्क शायद सबके जहनों में रहे। दूसरी बात जो आपने पूछी, बड़ा लॉस होता है अगर अहमदाबाद में फाइनल नहीं होता, कोलंबो में होता, दुबई में, ह्यूज लॉस है। और जब आप किटें लगाते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग की 3 से 4 कंट्रीज के अंदर या सिटीज के अंदर, ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है उसका भी। बाकी पाकिस्तान में फाइनल ना हो और ये बर्दाश्त नहीं होगा, देखना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि हम साइन करेंगे, MOU साइन करेंगे, लेकिन अभी तो हम बहुत सारी खुशियां भी मना रहे, मनानी भी चाहिए, लेकिन फाइनल वाले डे सही फाइनल होगा। अब्दुल्ला, एक चीज कह सकता हूं? जी सिकंदर, मैं हैरान हूं कि पूरी दुनिया आई एम श्योर हंसती होगी भारत के ऊपर, इस बात के ऊपर कि हम आपके साथ खेलेंगे मगर अपने मुल्क में नहीं खेलेंगे या आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे। वो मैंने ये भी सुना है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बायलैटरल सीरीज का भी वो राजी हो रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में खेल देंगे, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया और पाकिस्तान, सऊदी का भी नाम आ रहा है। यानी कि इतनी बेवकूफी वाली बात, इतनी कहते हैं ना, हम अपने आम फहम अल्फाज में कहते हैं थकी हुई बात ये इंडिया बस पता है क्या, ये दिस इज मोर टू डू विद पॉलिटिक्स, ये जिद है और सियासत है, इसका फजूल की जिद है, इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। अब हमें फजूल की लगे मगर जाहिर है वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत का एक स्टांस है और उस स्टांस से हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका वोट बैंक है, आपको पता है, भारत बीजेपी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, दिस इज देयर USP, दिस इज देयर सेलिंग पॉइंट, this is what they sell in their election campaigns. भाई वो अब्दुल्ला ना खेले ना हमारे साथ, जब भी मैच हो कह दे जी हम नहीं खेल रहे, आपका मैच हम फॉरफिट कर रहे हैं, बस कह दे, जब भी मैं मानूं नहीं खेलते जरूर हैं, खेलेंगे जरूर, मगर एक फजूल की पख उन्होंने लगाई हुई है और उनकी आवाम भी बैठी जो है, बस ये हुकूमतों की पख है। आप सही कह रहे हैं कि आवाम, बिल्कुल आवाम भी तमाशा ही देखते हैं और आवाम भी ये नहीं चाहते कि तमाशे बने और ये तमाशे लगें, क्योंकि जब हमारे लड़के वहाँ गए थे तो आवाम की तरफ से तो बड़ा वेलकम ही किया गया था और ठीक ठाक ही रहा था, और हम भी यहाँ अगर आएंगे तो सर्टनली अपनी भरपूर मेहमान नवाजी का मुजाहरा करेंगे और हम कोई शिकायत नहीं होने देंगे। जैसे कहते हैं ना, शिकायत का मौका नहीं देना, ना सिक्योरिटी को लेके, ना खानों को लेके, ना मेहमान नवाजी को लेके। आए तो सही, लेकिन जाहिर है अब होपफुली कुछ बर्फ पिघले। वैसे आपको क्या लगता है? चलिए, टाइम नहीं है हमारे पास, हम ये डिस्कशन बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज ऑल द टाइम वी हैव फॉर दिस सेगमेंट टुडे। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सिकू, थैंक यू सोहेल। बट द गुड थिंग, खबर अच्छी है और ये तय पाता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो फ्यूजन
फार्मूला जिसे कहा जा रहा है, या हाइब्रिड अब पीछे रह गया है, फ्यूजन फार्मूला अब किसी तरह कारगर आएगा और दोनों ममालिक के दरमियान ये ज़राए के मुताबिक तय हुआ है कि ठीक है, ना भारत ना पाकिस्तान दोनों एक दूसरों के मुल्कों में जाकर अगले 3 साल तक नहीं खेलेंगे। हमने एक बात करनी थी, हमने सुफियान मुकीम का ज़रूर जिक्र करना था। मैन ऑफ द सीरीज़ उन्हें करार दिया गया, 9 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। वो जो स्पिनर की तलाश हमें रहती थी, क्या वो ख़त्म हो गई है, या फिर वो जो स्पिनर हमें मिल जाता है उसके बाद वो कहीं खो सा जाता है राहदारियों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? होपफुली इनके साथ वो नहीं होगा। ज़रा फ़ज़ा के मयार जिसमें हम हर वक्त हर लम्हे सांस ले रहे हैं उसकी बात करेंगे। आपको पता ही है लाहौर का तो इशू है ही, बड़े सालों से है, उसके लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। भट्टा जो हैं उन भट्टा मालिकान उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती रही है, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है बहुत सारों को जो नहीं हो रहे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, जुर्माने होते हैं, फिर दीगर कुछ इक़दामात हैं जिनका वक्तन फ़वक्तन हम प्रोग्राम में तस्करा करते रहते हैं। लेकिन इस फहरिस्त में अब कराची बड़ा तवातुर के साथ पहले 3 या पहले 4 में आने लगा है। सो वो अगर किसी को कोई खाम ख्याली थी या कुछ लगता था कि कराची तो इस फ़ज़ाई आलूदगी की दौड़ में रेस में बहुत पीछे है, ऐसा है नहीं। एज वी स्पीक ढाका, लाहौर एंड देन कराची इस वक्त भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, उसमें तीसरे नंबर पर सर्टनली मौजूद है। अब इसमें पार्टिकुलेट मैटर्स की बात करें तो पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हमने आपको बताया, कुछ इक़दामात का जिक्र किया, लेकिन कराची की फ़ज़ा में सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कार्बन है, इनकी बहुत ज़्यादा मकदार है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आई जाती हैं। मतलब जिस कमाश की, जिस नौयत की बसें यहाँ चल रही होती हैं बहुत से इलाकों में, जिस तरह के ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, जिस तरह के टैंकर्स, आप किसी सिग्नल पे किसी ऐसी बड़ी गाड़ी के पीछे खड़े हो जाएं और आपने या तो अगर गाड़ी में बैठे हो तो शीशा अगर खुला हो या बाइक पे हो तो आप सांस नहीं ले सकते हैं। और ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ दनदनाती हुई शहर की सड़कों पर फिर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तवज्जो काले शीशे वाली गाड़ियों पे चालान करने पर होती है। इसी पे हम बात करेंगे कि क्या कोई सीरियसली ले रहा है, कोई इक़दामात किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे, प्लान है या नहीं है। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। सादिया साहिबा, पंजाब में आपको पता ही है फ़ज़ाई आलूदगी का इशू बना, हुकूमत ने बहुत कुछ किया, लॉकडाउन तक हुआ, पाबंदियाँ लगीं, स्कूल बंद हुए, क्रैकडाउन हुए, मतलब एक इमरजेंसी नज़र आई। अब कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप 3 या टॉप 4 में रेगुलरली आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई छोटा मोटा एक्शन भी नज़र नहीं आ रहा। तो क्या हम समझें, किसी को कोई मसला नहीं लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जो आपने बात की, देखिए कराची और लाहौर का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन बिजनेस इंडस्ट्रियल हब है, तो ये शहर शट डाउन तो हो नहीं सकता। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है। अगर हम ये कहेंगे कि जी कराची को शट डाउन कर दिया जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, वो हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, पॉपुलेशन साइज भी दोनों शहरों का, क्योंकि आप लाहौर के साथ ही कराची का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन साइज भी कराची और लाहौर का ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कह रही कि ना मेरा मुकाबला है। जो पिछले साल नवंबर 23 का एयर क्वालिटी इंडेक्स था और नवंबर 24 जो इस साल का पिछले महीने का एयर इंडेक्स था, उसमें स्लाइटली कराची इज मच बेटर देन द लास्ट ईयर। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, नहीं, स्लाइटली लेकिन बेहतरी आई है। अच्छा, आपने मुझसे ये कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही, वो कुछ नहीं कर रही। मेरा ख्याल से हम पाकिस्तान के पहला सूबा था जहाँ ईवी बसेस, ईवी गाड़ियों को इसीलिए लॉन्च किया गया कि हमें अंदाज़ा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इस शहर, इस मुल्क, इस दुनिया, हर जगह के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो सिंध गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसके लिए आप जो लोग कहते हैं कि जी जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ये सारे प्रोजेक्ट्स इसीलिए हैं कि जब गुड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगा शहर में तो डेफिनेटली एयर इंडेक्स को, जो गाड़ियों के पोल्यूशन की वजह से है पब्लिक, वो उसमें बेहतरी आएगी। ईवी बसेस, ईवी टैक्सीज,
की सर्विस जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने कराची में इंट्रोड्यूस की है। सादिया और उससे जावेद भी- साहिबा, बिल्कुल आप कह रही हैं कि शटडाउन तो बहुत ही एक्सट्रीम एक ज़ाहिर मेजर होता है और वो तो जब 2000 पे पहुंच जाए, जब 1500 पे पहुंच जाए तब की बात आती है। अभी तो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, लाहौर भी नीचे आ गया है, कराची भी उस सतह पे नहीं पहुंचा है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईवी बसेस बिल्कुल एक एहसन इक़दाम हमने सबने देखा चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी मिक़दार कितनी है? क्या वो इस शहर में आलूदगी के मसले को एड्रेस करने के लिए काफ़ी हैं? नहीं। आप भी कराची की सड़कों पर घूमती होंगी, किसी इशारे पर आपका भी रुकने का इत्तेफाक होता होगा, अगर रूट नहीं लगता तो आपको भी अंदाज़ा होता होगा आपके सामने, आपके इर्द गिर्द कितनी ही ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको कोई रोकने टोकने पूछने वाला नहीं है। कोई ऐसी इमरजेंसी हमने, इवन ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही कहीं हमें नजर आ जाते हैं ना, हाँ जी उन्होंने रोका हुआ है, कहीं रोक के खड़े हुए हैं उन गाड़ियों को जो धुआं छोड़ रही हैं। कोई आगाही मुहिम है, कोई कम्युनिकेशन है कि भाई इस तारीख तक अपनी गाड़ियों से धुआं निकलवाना जो सिलसिला है उसको ठीक कर लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। वो हमें नहीं नजर आ रहा। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पे स्ट्रांगली फोकस कर रहा है और बिल्कुल ये इदारे को बता दिया गया है कि जी आपको इस पे स्ट्रांगली स्टैंड लेना है। जो गाड़ियां जो आउटडेटेड हो गई हैं और सड़क पे मौजूद हैं उनको रोका जाए। जहां तक हैवी ट्रांसपोर्ट जो कि शहर में जाहिर सी बात है क्योंकि पोर्ट सिटी है होती है और एग्जिट मांगते हैं, इसीलिए मलीर एक्सप्रेस वे जैसे, नॉर्दर्न बाईपास जैसे जो मंसूबे हैं उनको ज्यादा वो तवज्जो दी जा रही है कि शहर के अंदर से गुजरने वाला जो मामला है हैवी ट्रांसपोर्ट का वो खत्म हो ताकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। फिर जो हम सब लोगों को पता है कि लाहौर में तो घरों से बाहर निकलना, कराची और लाहौर के एयर इंडेक्स का भी इस वक्त मौजना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो लाहौर था वो 1000 क्रॉस कर गया था एयर इंडेक्स में। कराची खुदा ना खास्ता भी 500 पे भी उस तरह नहीं है। अच्छा, फिर जो सबको सोचना चाहिए, नेशनल इशू है एनवायरनमेंट, ना हम उस तरह इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। लोग मिसाल देते हैं कि जी चाइना का एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो चाइना ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने का। तो शायद हम एज अ कंट्री इस वक्त हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है। फिर दूसरा, हमें लैक ऑफ नॉलेज है। सिटीजन्स को अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत शदीद जरूरत है क्योंकि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि वो किस जाहिर है। और ये सारे इक़दाम चाहे कम्युनिकेशन करनी हो या अवेयरनेस करनी हो, ये हुकूमत के काम हैं करने के लिए। इसमें हम और भी बात करेंगे सादिया साहिबा। हमें मीनवाइल ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने, जो DGEPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्शन हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर है लेकिन सर्टनली वो हालत नहीं है जो 1000 और 1500। सो क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि लाहौर में एयर क्वालिटी AQI की बात करें जो 200, 250, 300 के इर्द गिर्द अब रिकॉर्ड किया जा रहा है? देखिए, अगर हम स्मॉग की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि स्मॉग कॉजिंग फैक्टर्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जहाँ तक इंटरनल फैक्टर्स हैं उसकी अगर हम देखें कि स्मॉग या स्मोक के अंदर जो ये बैड एयर क्वालिटी को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसके अंदर हमारी वेहिकुलर एमिशंस हैं, हमारी इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, हमारी स्टबल बर्निंग है, हमारे ये जो इंडस्ट्रियल जो ये पोल्यूशन है, ये सारा फ्यूजिटिव डस्ट है, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन एक इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्दियों के मौसम में ये जो मौसम जिस वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं उस वक्त जो हवा का जो प्रेशर होता है और जो हवा की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो खुला होता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये जितनी हवा है वो ईस्ट टू वेस्ट आ रही होती है, यानी कि इंडियन साइड से पाकिस्तान की साइड पे आ रही होती है। और पाकिस्तान की साइड पे जो सबसे पहले हिट करता है एरिया वो सेंट्रल पंजाब है, यानी लाहौर, गुजरांवाला और ये जो सारा इलाका है ये उसकी लपेट के अंदर आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ ही हमारी जो है ये जो पोल्यूशन कॉजिंग जो चीज़ है वो दोनों तरफ चल रही है।
और बाकी जहां तक जितना भी ये इंडो गंजेटिक प्लेन है, हिमालयन फुट हिल्स के ऊपर जितने ममालिक हैं, उन सब का जो एनवायरनमेंट है वो दुनिया के अंदर इस वक्त एक कंसर्न बना हुआ है कि एक पूरा सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन के बाद एक पूरा एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम जनरेट हो जाता है और वो सिस्टम जो है फिर बाद में डॉक्टर साहब अभी जब दिसंबर एंड या जनवरी शुरू में जब एक्चुअली धुंध जिसे कहते हैं वो होगी, जिसे हम फॉग समझ लें या आप स्मॉग कह लें, वो दोबारा से फॉग स्मॉग बन जाएगी या फिर वो फॉग ही रहेगी? क्या हम एक्सपेक्ट करें? हाँ, जब बिल्कुल गर्मियां जा रही थी, सर्दियां आ रही थी, तो एक लेयर सी जम गई थी, वो काफ़ी दफ़ा बहुत से लोगों ने आके फिनोमेना एक्सप्लेन किया। व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट? देखिए, हम लोग इसके ऊपर बड़ी जिसको कह लें उसके साथ देख रहे हैं, इस चीज को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि जब फॉग का सीजन अभी, चूंकि साइबेरियन एयर जब ये आनी है और ये सारा जो एक फॉग का फिनोमेना जो है वो डेवलप होगा, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस वक्त कोशिश है कि मतलब वी आर डूइंग एवरी ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट कि हमारी जो लोकल एमिशंस हैं उनको कम किया जाए। आपके इल्म में है कि पिछले 8 महीने के अंदर जिस तरह पंजाब ने काम किया है, और जो पंजाब का काम है अब सिर्फ हम नहीं कहते हैं, ये अब पब्लिश्ड स्टडीज हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एमिशंस हैं वो अराउंड 40% उनमें रिडक्शन आई है। 100 प्लस इंडस्ट्रीज के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल करवाए गए हैं। एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए है। ये सारी पंजाब की बड़ी इंडस्ट्री ने मिलकर इस बार गवर्नमेंट के साथ कदम उठाया है। तकरीबन 1000 से ज्यादा जो ब्रिक किल्स हैं वो पंजाब में डिमोलिश की गई हैं। जो सादिया जावेद साहिबा के पास जाएंगे डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट अपडेट। हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे सादिया साहिबा, एक तो ये समझना मकसूद है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स की तनसीब की बात की जा रही है, कराची जाहिर है एक बहुत वसी और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है कराची में, इफ वी कंपेयर इट टू लाहौर। कराची इज़ अ पोर्ट सिटी एज वेल, कराची इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी एज वेल। सो हम कुछ चीज़ें हैं जो अपने दीगर पाकिस्तानियों से, फॉर इंस्टेंस दिस इमिशन कंट्रोल सिस्टम या किस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, चिमनियों पर कैमरा लगाने की बात है जिनको मॉनिटर किया जाता है, और कराची में तो इंडस्ट्री नेचुरली ज़्यादा है। क्या ये ऑलरेडी इन प्लेस हैं चीज़ें, या फिर ये की जा सकती हैं मदद के साथ? नहीं, पहले जाहिर सी बात है इन चीज़ों पर उस तरह से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट फोकस नहीं करता था। जब ऐसे चीजें रिपोर्ट होती हैं तो आपको पता है फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कहा है कि वो थरली इंडस्ट्रियल एरियाज का चेक करें, जहां से भी ये शिकायत होगी वहां उस इंडस्ट्री के खिलाफ एक्शन होगा। एक टाइम उनको दिया जाएगा कि वो जाहिर सी बात है उसको तो ये बात नहीं है। अगर बात करें तो कराची के कराची के पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको पता है अब्दुल्ला, आप कराची में होते हैं, कि अर्बन फॉरेस्टिंग का काम इसीलिए शुरू कराया गया था कि कराची के फिर मैंग्रोव्स की बेहतरी के लिए फिर गवर्नमेंट आई थिंक हम पिछले 3-4 सालों से उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसको वर्ल्ड इंडोर्स करता है। और फिर जो कराची के एयर इंडेक्स की बात है, तो आपको पता है कि कराची में सर्दियों में सी ब्रीज बंद हो जाती है, उसकी वजह से भी शहर में हवा नहीं होती, जिसकी वजह से ये एयर इंडेक्स। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ ये पंजाब गवर्नमेंट, ये मुकाबला नहीं है, जाहिर सी बात है। अगर आपको मदद लेनी पड़े तो आप लोग ले लेंगे, एक दूसरे के ताउन के साथ आप चीजें बेहतर करने के लिए तैयार हैं। मैंने आपसे ये बात कही कि ये इट शुड बी नेशनल कंसर्न, एंड इट इज अ नेशनल कंसर्न, certainly it should be a national concern. It should be a national concern. बहुत शुक्रिया, that is all the time, मुझे आपको रुकना पड़ेगा। थैंक यू सादिया जावेद साहिबा, थैंक यू टाइम, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। और हमने बात की एनवायरनमेंट से मुताल्लिक, और सर्टनली बहुत सी चीज़ें हैं जो लाहौर में की गई हैं जिसका कुछ असर भी नज़र आ रहा है। कुछ एनवायरनमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ विंड डायरेक्शन है जिसकी वजह से भी ऑल्दो लाहौर स्टिल एट नंबर 2, लेकिन फिर भी वो हालत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो पंजाब के दीगर शहरों में भी वो चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और दीगर मुल्क के भी। कुछ सियासी बातें हो जाएं। 24 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद PTI के लिए कानूनी और सियासी मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती नज़र आ रही हैं। कल 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत कई मुल्ज़िमान को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया गया। PTI के 70 रहनुमाओं पर 9 मई हंगामों की मनसूबाबंदी करने, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाने, मुल्क की सलामती और रियासती इस्तेहकाम
निज़ाम पर बराह रास्त हमलों के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अगर जुर्म साबित हो जाए तो सब जानते हैं कि सज़ा क्या हो सकती है। बानी PTI की बहन फ़र्द जुर्म आयद होने को अपने हक में करार दे रही हैं। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फ़र्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें कि किस बिना पे इतने हज़ारों लोगों को आपने इस केसेस में मुलव्वस कर दिया। आम तासुर ये था कि नाकाम कॉल के बाद तहरीक इंसाफ अपनी तर्ज सियासत पर नज़रसानी करेगी। सियासी क़ुव्वतों से बातचीत के दरवाजे खोले जाएंगे, मगर उल्टा पार्टी ने सैकड़ों कारकुनों के मारे जाने के दावे शुरू कर दिए जो गलत और झूठे थे। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भी शुरू हुआ। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कल इसका सख्त रद्द अमल भी आया। ISPR के मुताबिक हुकूमत जहर उगलने वालों, झूठ बोलने वालों, माशरे को तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने और उन पर अमल कराएगी और जाली खबरें और फैलाने वालों की निशानदही करके जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐसे प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। अपने रवैयों पर गौर करने के बजाय PTI के बाज़ रहनुमा आज भी अपनी तमाम मुसीबतों का इल्ज़ाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को करार दे रहे हैं। 9 अप्रैल की रात फिर वो कौन सा नाकर्दा गुनाह था जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत तलपट कर दी गई? कुछ तो था जिसकी वजह से अंदरूनी और बैरूनी कान एक दूसरे के साथ मिले और एक मुदाखलत या साजिश, आप उसको जो भी कहें, वो तैयार हुई। कुछ तो था जो 7 समंदर पार बैरूनी आकाओं को इमरान खान नागवार गुजर रहा था। और जिन आकाओं का ये जिक्र कर रहे हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने लिटरली हाथ जोड़े खड़ी है कि किसी तरह मुदाखलत करें और हमारे मामलात हल कराएं। खैर, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर समोटर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हद तो यह है कि कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से सूबे की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असल मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय किसी और ही काम में उलझी हुई है। और क्या कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी PTI को इंगेज करने के लिए बैकडोर कोशिशें कर रहे हैं। बुध को मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई है। बानी PTI की ज़िंदगी बचाने की कोशिशों के दावेदार सेनेटर फैसल वाडा और राना सनाउल्लाह भी कल मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मिलने गए। मुस्तकबिल का तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल यही लग रहा है कि PTI को कोई रिलीफ मिल सकता है तो ये काम सियासी क़ुव्वतें ही मिलकर दिला सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सियासी क़ुव्वतों से अब भी बात करने के लिए तैयार है? कहते तो हैं लेकिन नहीं हैं। रहनुमा PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बरा इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो APC का जिक्र कर लेते हैं। गवर्नर साहब की जानब से बुलाई गई APC अब एक ऐसा इशू है अमन व अमान का जिस पे पूरे मुल्क को तशवीश है, आपको भी होनी चाहिए। सबकी राय सामने आना बड़ा अहम था, है भी। अब इसमें आप मरकज़ी स्टेक होल्डर हैं, आपकी हुकूमत है वहाँ पे। सियासी बुनियादों पर शिरकत ना करना या ना जाना ठीक है, आप समझते हैं ये सही फैसला है? पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब के पास कोई आईनी कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो कुरम के मामले पे या इस किस्म के किसी हसास मामले पर APC बुलाएं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास जारी है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सूबे की सबसे बड़ी EPC जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हों चाहे अपोजिशन की तरफ से हों, वो वहाँ मौजूद हैं। वो जब भी इजलास होता है वो उस पर डिबेट करते हैं और अवामी मसाइल पर आरा देते हैं और उन आरा को हुकूमत समझ कर फॉलो भी करती है। हमारे बकायाजात हैं जो गुज़श्ता कई सालों से वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। वफाक उन बकायाजात की अदायगी से लेतो लाल से काम ले रहा है, हमें अपने पैसे नहीं दे रहा और दहशत गर्दी की ओवरऑल जंग में और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ के जो तरक्याती काम हैं उनमें रुकावट डाल रहा है।
मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नर को बहुत शौक है सूबे की खिदमत करने का तो वो वफाक से हमारे फंड्स निकलवाए। इस वक्त हजारों की तादाद में पश्तून इस्लामाबाद और रावलपिंडी के थानों में, पुलिस लॉकअप्स में तशद्दुद का निशाना सिर्फ एक वजह से बनाए जा रहे हैं कि PTI ने गुज़श्ता चंद दिन पहले एहतजाज किया था। ये लोग बेगुनाह हैं, इनमें से कई ऐसे हैं बेशतर का ताल्लुक PTI से है ही नहीं, सिर्फ पश्तो बोलने वाले हैं या अफगान बाशिंदे हैं जो पहले से ही मजलूम हैं और वो वहाँ पर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन उनको उठा उठा के थानों में बंद किया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है। गवर्नर साहब को चाहिए कि वो अपने APC में शरीक दीगर लोगों के साथ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। जहाँ तक APC कुरम एजेंसी, कुरम डिस्ट्रिक्ट के मसले पर बुलाना है, जहाँ कुछ अर्सा पहले फसादात हुए हैं, हमले हुए हैं, हमने वहाँ पर जंगबंदी कराई है। फरीकैन इस वक्त एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे। कहीं कहीं एक स्पोरेडिक अगर कोई वाकया होता भी है तो उसको फौरन कंट्रोल में लाया जाता है। जंगबंदी के बावजूद भी हालात तो उस तरह से कंट्रोल में नहीं हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, अब गवर्नर साहब को तो आपने हरी झंडी करा दी है, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हिकमत अमली और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी हिकमत अमली ये सामने आई है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, बात की जाए। ये ऑफ़र बड़ी अहम है। आप तहरीक इंसाफ भी सर्टनली बार बार ये कहती रही है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल ऑफ़र होती है तो कोई ना कोई वजह बनाकर, बहाना बनाकर, जवाज़ निकाल कर आप लोग इनकार कर देते हैं। या इस बार सीरियस हैं, आप वफाक से एंगेज करेंगे हर सतह पे सीरियसली? तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन शर्त ये रखी है कि मुज़ाकरात का मकसद और बामानी हो। मुज़ाकरात के नाम पे कोई सियासी ड्रामा ना रचाया जा रहा हो। आप ये देखें कि जब एहतजाजी मार्च 24 नवंबर को कॉल हुआ तो उस वक्त भी मुज़ाकरात जारी थे। मैं उन मुज़ाकरात का हिस्सा था, हमने भी मुज़ाकरात किए, उसके बाद भी मुज़ाकरात रहे। लेकिन जब एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाते हैं, उसके बाद क्या किसी किस्म के मुज़ाकरात के कोई मानी रह जाते हैं? दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात की बात आप कह रहे हैं हुकूमत ने की है। हुकूमत ने कौन से मुज़ाकरात की बात की? आज हमारे पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब गिरफ्तार हैं एज वी स्पीक। जिस तरह हम बात कर रहे हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हमें चट्टा साहब हैं, अहमद चट्टा साहब हैं, हमारे MNA हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ये जो कार्रवाइयाँ हुकूमत कर रही है, क्या इन हालात में मुज़ाकरात की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए? बात यह है कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे अगर मुज़ाकरात का मकसद मसले का हल निकालना है, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो ऐसे मुज़ाकरात की ना ज़रूरत है और ना ही उनकी कोई अहमियत है। चाहिए ज़ाहिर है अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे थे और किसी एक मौके पर जाकर ये तय हुआ था कि इस जगह से या इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ा जाएगा, एहतजाज का आपने जिक्र किया, तो अगर उसका पास रखा जाता तो शायद वो ना होता जिसका आप दावा करते हैं। अब ये बताइएगा बैरिस्टर साहब के एक और इशू है, नाम तो तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नहीं आया, लेकिन सब जानते हैं कि इशारा किस तरफ है। बात हो रही है इस्लामाबाद मार्च के वाक़यात पर होने वाले प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ की, और ये सब करने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इरादा कर लिया है कि सख्त एक्शन होगा। क्या आप भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हक में हैं? आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई शख्स आपकी पार्टी से उसका ताल्लुक हुआ या आपके सूबे में मकीम हुआ तो उसकी गिरफ्तारी होने देंगे? जहां तक फेक न्यूज़ और मनफी प्रोपेगेंडा जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो, उसको बिल्कुल हम उसके सद्देबाब और उसकी रोकथाम के लिए कोई भी कदम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए उठाएंगे। कानून का एहतराम हमेशा हमने किया है और आइंदा भी करेंगे, लेकिन अगर फेक न्यूज़ और मनफी प्रोपेगेंडे का सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलना नियत है तो फिर ऐसी किसी इक़दाम की हिमायत न करेंगे और न की जा सकती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आपने फेक न्यूज़ की वजह से ही किसी शख्स को गिरफ्तार करके जेल में डालना है तो सबसे पहले तो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत को पकड़ के जेल में डालें, जिसने पहले दिन से ही झूठा प्रोपेगेंडा करके PTI पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। लाशें हमारे कारकुनों की गिरी, शहादतें हमारे कारकुनों की हुई, सैकड़ों की तादाद में हमारे कारकुन जख्मी पड़े हुए हैं, लेकिन दहशतगर्द भी हम हैं। हमें ही गलत साबित किया जा रहा है, हमें ही इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि ताकत का इस्तेमाल हमने किया। अगर ताकत का इस्तेमाल हम करते तो हमारे हाथों में भी बंदूकें होती और आपके लोगों के, आपके अहलकारों के जिस्मों पर भी गोलियों के निशानात होते। तो फिर क्या इनके खिलाफ पर्चे नहीं होने चाहिए? क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने चाहिए? क्या आप समझते हैं कि फेक न्यूज़ ये नहीं फैला रहे, सिर्फ तहरीक इंसाफ फैला रही है?
ये तो इल्ज़ाम और सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी ब्लेम गेम है जिसको हम रद्द करते हैं। अगर आपने कानून और आइन के दायरे में कानून का इतलाफ करते हुए एक्शन करना है उसके हम साथ हैं, लेकिन अगर आपने कानून के नाम पर सियासत करनी है तो यकीनन हम उसकी मुखालफत करेंगे। आपको पता ही है वफाकी हुकूमत का भी दावा है, पुलिस का भी दावा है, पंजाब पुलिस का भी, कि सैकड़ों ज़ख्मी तो उनकी तरफ से भी हैं और शहादतें वहाँ पे भी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर सैफ। अभी हमने एक अनाउंसमेंट करनी है और अनाउंसमेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग। जियो न्यूज़ सोशल मीडिया पर एक और तहलका मचाने को तैयार है, एक और शानदार कदम इसे कह लीजिए। नए सिलसिले में जियो पॉडकास्ट अब आपको नजर आया करेगी और पहले इसके मेहमान हैं सुपरस्टार शाहिद आफरीदी और इसको होस्ट कर रहे हैं मुबश्शिर हाशमी, हमारे साथी एंकर, और बहुत से दिलकश सवालात भी इनसे किए गए और बहुत ही दिलचस्प जवाबात भी इन्होंने दिए हैं। आज शाम 4 बजे ये खुसूसी इंटरव्यू आप देखेंगे तमाम जियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। शाहीन टू बाबर टू रिजवान हुआ है, ये आपको लगता है बेहतरी के लिए होगा? हमें रिजल्ट चाहिए। अंदर शाहीन अगर खेल रहा हो ना तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो ये लड़का आ जाएगा। होप नॉट आउट का तस्वुर कैसे आया? 2011-12 में। आज के दौर में कौन सा एक्टर हो सकता है जिस पे मूवी बने और शाहिद आफरीदी का वो रोल करे? वाह। इमरान खान, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ टेबल टेनिस खेलें तो किसको पार्टनर बनाकर किसके खिलाफ खेलेंगे? बोलो। देखिए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को जियो पॉडकास्ट में जुमा शाम 4 बजे जियो सोशल मीडिया पर। ये और बहुत से सवालात आपको ऐसे दिलचस्प मिलेंगे जो मुबश्शिर ने पूछे हैं शाहिद आफरीदी से। शाम 4 बजे आज जियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये रिलीज़ हो जाएगा इंटरव्यू, सो डोंट मिस इट। पाकिस्तान में गोल्फ कोई नया खेल नहीं है, बहुत अरसे से खेला जा रहा है, बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन नया ये ज़रूर है, सॉर्ट ऑफ नया है कि ख़वातीन तो पहले भी थीं लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में आती हैं और छोटी बच्चियाँ यंग गर्ल्स दे आर टेकिंग इंटरेस्ट और ना सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि जीत भी रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ ख़वातीन की गोल्फ में दिलचस्पी बढ़ती नज़र आ रही है। हाल ही में 43rd जनाब 43वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में भी यही देखा गया है। ख़वातीन की कैटेगरी में फाते रहने वाली पुशा फातिमा हु इज़ वेरी यंग हु गोज़ टू स्कूल हमारे साथ मौजूद हैं। वो जीत गई और हमने सोचा हम जीतने वालों को तो सेलिब्रेट भी करते हैं, दावत भी देते हैं, तो वाई नॉट पुशा। पुशा थैंक यू, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। और नेचुरली पहला सवाल आपसे यही होगा कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? यू आर जस्ट 16 years old, कब से आप खेल रही हैं? फैमिली में कोई खेलता था जिसे देख के आपको शौक हुआ? First of all, thank you so much for having me. And मेरी फैमिली तो कोई भी गोल्फ नहीं खेलता था, but I was very into sports. So my parents, they took a membership of Golf and Country Club. So I went there and I was so fascinated by everything, you know. I was so curious to learn the game. So we went on the range on the first day and मैंने शॉट्स मारी। सो मेरे जो हमने कॉल की थी एक कोच को, तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे बेसिक्स सिखाई। एंड नदीम असलम, ही इज़ माय कोच, जिन्होंने मुझे सारा सिखाया कहाँ से कैसे खेलना है और स्टार्ट कराया। एंड ही इनकरेज मी सो मच और फिर मेरा पैशन डेवलप हुआ एंड दैट इज़ व्हेन आई रियली स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ। अच्छा, और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल खेल है, शायद देखने में किसी को आसान लगता हो। एक तो स्टेमिना चाहिए होता है, फिर मौसमी तपिश भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर बहुत वक्त सर्फ होता है। हाउ डू यू मैनेज इट विद योर स्टडीज़ एंड ऑल? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मौसम तो होता ही है, बट यू नीड टू बी वेरी वेल इक्विप्ड। और स्टडीज़ के साथ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आई वुड से, but you have to manage your time very well, जिसके लिए मतलब I go to school and I am in my last year of high school, so I study as well and I play and I also play. So it is very difficult, but you have to manage your time and you know I do a very well job on that. So yeah. So do you plan to pursue it? आगे कितना आगे प्रोफेशनल तक जाना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? अभी भी आप कर तो रही हैं। जी, पाकिस्तान का नाम एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने, रोशन करना है। एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान 4 times, बट होपफुली इन द फ्यूचर आगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, होपफुली ऑन द बिग लेवल। एंड आगे आई वांट टू मेक अ करियर इन गोल्फ, प्ले प्रोफेशनल गोल्फ
and represent Pakistan in professional golf. लवली। तो अब आप जब स्कूल में ज़ाहिर है अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं, यू मस्ट बी द प्रॉब्ली द ओनली वन हु प्लेज गोल्फ एंड एट दिस लेवल कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, कॉम्पिटिशन्स जीतती हैं। आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे इंस्पायर होती हैं या आपसे सवालात करती हैं? हाउ इज़ इट लाइक इन स्कूल? जी मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंस्पायर होते हैं मेरे से। यूजुअली तो वो मेरे से कहते हैं व्हेनेवर आई विन तो उनको पार्टी देनी पड़ती है ऑफ कोर्स, तो वो होता है। एंड देन उसके अलावा काफ़ी इंस्पायर होते हैं वो खुद भी, उनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स ने गोल्फ पिक कर लिया और वो खुद भी खेलना स्टार्ट हो गए हैं। सो आपने ये वायरस फैला दिया है और बाकी सब आपको देख के बिल्कुल इसमें आ गए हैं। अब ये बताइए आप खुद किससे इंस्पायर्ड हैं? कोई ग्लोबल प्लेयर ऐसा है जिससे जहाँ आप बनना चाहती हैं, या पाकिस्तान में हमारे पास आपके पास कोई आइकॉन्स हैं? बिल्कुल, मेरे सबसे बड़े आइकॉन तो मेरे कोच हैं, बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल गोल्फर हिमसेल्फ। तो द वे ही प्लेज इट इंस्पायर्स मी अ लॉट। और जो पैशन और जो मतलब जो सारा उनका पैशन जो उन्होंने मेरे में ट्रांसफ़र किया है, ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन टू प्ले गोल्फ। लवली, थैंक यू। बुशरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थीं और ख़वातीन की कैटेगरी में 43वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप में ना सिर्फ इन्होंने हिस्सा लिया बल्कि जीती। गुड लक फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स बुशरा। थैंक यू। अच्छा जी, अभी एक ऐसा वाक़या, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट करना भी, और सर्टनली इट इज़ वन ऑफ दोस्त जिसको सुन के आपका दिल दहल जाए। समझ में नहीं आता कि इंसान कितना संगदिल हो सकता है, इंसानियत के जज्बे से कैसे इतना आरी हो सकता है। कल कराची में 2 संगदिल बेटों ने अपने हाथ से अपनी मां को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में एक इलाका है परेशान चौक, ये भी मेरे लिए एक रेवोल्यूशन थी कि कराची में एक इलाका है जिसका नाम ही परेशान चौक है। उसके करीब घर से खातून की लाश मिली है जिसे रस्सी के साथ गला घोंट कर हलाक किया गया था। और क्या मामला है, बेटे क्या पुलिस की कस्टडी में फरार हैं? हमारे साथ ही काशिफ मुश्ताक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ, कैसे रिपोर्ट हुआ, ये कैसे पता लगा? अहले मोहल्ला ने देखा कि हाँ ये खातून रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, या घर में कोई नहीं है, या निकल नहीं रहा? हाउ वाज दिस इंसिडेंट रिपोर्टेड इनिशियली? देखिए, जो मकतूला खातून है उसके भाई के जो घर में है वो बताया गया कि इस तरह जो है वो घर में एक लाश पड़ी है और इसको आकर देखें। ना सिर्फ उसको बताया गया बल्कि जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी ये इतला दी गई, लेकिन पुलिस को ये इतला नहीं दी गई। पुलिस फिर उस वाक़े के बाद वहाँ पहुँची। अब्दुल्ला और औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ ये वारदात हुई है। इसमें जो मुलजिम हैं वो मुख्तियार और खलील के नाम से उनकी शनाख्त हुई है। दोनों मुलजमान जो हैं वो मौके से फ़रार हो गए हैं और दोनों इस खातून के बेटे हैं। बड़ी लर्जा खेज ये वारदात है और बताया ही जा रहा है कि 120 गज़ का जो है वो इनका मकान था और मकान को जो है वो इस खातून ने 20 लाख रुपए का फ़रोख्त किया था। 10 लाख रुपए जो जायदाद का हिस्सा था वो इनको दे दिया गया था। जो दीगर 10 लाख रुपए थे वो खातून के पास ही थे और ये दोनों ये चाहते थे कि उससे वो 10 लाख रुपए भी लिए जाएँ। इस पर इनका तनाज़ा चल रहा था काफ़ी रोज़ से। और गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त जो है ये वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें जो है गले में रस्सी डालकर जो अपनी वालदा को इन्होंने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ये दोनों वहाँ से फ़रार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा जो है वो मोमिनाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है और दर्ज करने के बाद कत्ल की दिफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलजमान की जो गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अब तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और जो खातून का डेटा है हमने जब वो हासिल किया तो उससे ये पता चला कि खातून के जो है वो 5 बेटे और 3 बेटियाँ हैं और उनके दरमियान ये जायदाद जो है वो तकसीम करनी थी और खातून की जानिब से ये तकसीम की भी गई। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों बेटों ने जो है वो खातून से पहले झगड़ा किया है। काफ़ी रोज़ से झगड़ा चल रहा था। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ इसी तरह का किसकी मुद्दत में फिर मुकदमा दर्ज हुआ? बाकी बच्चों की मुद्दत में जो खातून के भाई हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा मोमिनाबाद थाने में दर्ज हुआ है। और खातून के भाई से भी हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि काफ़ी रोज़ से ये झगड़ा चल रहा था, जबकि पुलिस हुकाम भी ये बताते हैं कि इनका आपस में कोई जायदाद को लेकर तनाज़ा था और उसके बाद जायदाद भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 लाख रुपये का एक मकान बेचा गया था और उसमें से 10 लाख रुपये इन बच्चों को दे दिए गए थे और 10 लाख रुपये जो है खातून के पास मौजूद थे। इस हवाले से इनका आपस में झगड़ा चल रहा था और इसी दौरान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक रस्सी पहले तल्स
तल्ख कलामी हुई है, फिर रस्सी जो है वो खातून के गले में डाली गई और डालने के बाद उसे जो है वो गला घोट कर जो है वो मारा गया है। ताहम इस हवाले से अब पुलिस की जानिब से तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुख्तलिफ पहलुओं से ना सिर्फ तफ्तीश की जा रही है बल्कि जो मुख्तियार और खलील नामी दोनों इसके बेटे हैं खातून के, उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका काशिफ, थैंक यू। जी शहर हो, कस्बा हो, कोई गांव हो, इंटरनेट की सुस्रवी ने हर जगह लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन जब मामला आवाम को जवाब देने का आता है तो हुकूमत हो या पीटीए हो, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता कि इंटरनेट के साथ कोई मसला है। मतलब यही हो रहा है, लिटरली यही हो रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी में वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा कल अपनी बात पर कायम रही कि इंटरनेट स्लो नहीं है भाई, तमाम ऐप्स चल रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो हुकूमत ये काम भारी दिल से करेगी। वजारत IT के हुक्काम बोले कि कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, कोशिश है IT इंडस्ट्री कम से कम मुतासर हो, बस कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो रही है सर मुतासर। वजारत दाखिला ने जवाब दिया कि हमने किसी को कोई सख्त हिदायत नहीं दी। सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो किसी ने इंटरनेट को स्लो डाउन करने की हिदायत भी नहीं दी हैं, तो क्या इंटरनेट ने खुद ही काम करना छोड़ दी है? ये हम ज़रा सोच रहे हैं। अब बाइक राइडर्स हों, फूड डिलीवरी वाले हों, मतलब ऑनलाइन टैक्सी वाले हों, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इससे मुतासर हो रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हो किसी भी चीज़ की, लिटरली आप अभी हमें ही देख रहे हो लाइव यूट्यूब पे, तो आपको शायद उस तरह से ना रिज़ल्ट मिल रहा हो। सेनेट की कायमा कमेटी के मेंबर सेनेटर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, सेनेट की कायमा कमेटी में इंटरनेट VPN वाले मामले बताने के लिए वजारत IT और PTA के लोग आए थे। अब सुना तो यही है सर कि उनके मुताबिक तो सब ओके है। क्या कमेटी में वो ये बता पाए हैं कि हालिया स्लो डाउन की वजूहात क्या थीं, या वो भी मानने से इनकारी हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो हालिया स्लो डाउन है वो उसके ऊपर शुरू में जो बात हुई उससे तो ये ऐसे तासुर आया जैसे कि मुल्क में इंटरनेट का कोई इशू है ही नहीं। मगर उसके बाद फिर जो पाशा है उनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पूरा एक लेटर, एक ऑफिशियल जो है वो दिया कि जिसके अंदर ये वाज़ेह था लिखा हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इंटरनेट की आउटेजेस हो रही हैं और डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। तो उसके बाद थोड़ी रियलाइजेशन इस बात की हुई, मगर जो PTA था उनका ये था कि जी हम तो फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, और जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये समझ रहे थे कि इंटरनेट का इशू है नहीं। बहरहाल ये अब इस बात की किसी हद तक रियलाइजेशन तो आ गई है कि कहीं ना कहीं मसला है, और इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो अब अगली मीटिंग तक हमने इनको कहा है कि हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। चलें, अब इसी बात पे हम शायद सब्र शुक्र करें कि रियलाइजेशन हो गई है। इनिशियली आप कह रहे हैं वो भी नहीं थी। अफनान साहब, सोशल मीडिया कवानीन में जो नई तरमीम की जा रही हैं इन पे बहुत से लोगों के बहुत से रिजर्वेशंस हैं, आपके सामने तो सब मौजूद ही होता है। इन तरमीम की ज़रूरत क्या समझते हैं, क्या थी, और इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करें, क्या कुछ होगा? देखिए, बात यह है कि जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा को, डिसइंफॉर्मेशन को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो है पॉलिटिकल पार्टी भी एक मखसूस जो है ये काम कर रही है, और उसके अलावा ये बाहर से भी इसके अंदर जो है वो काम किया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क के अंदर जो है वो डीमोरलाइज करना, ऐसी खबरें फैलाना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, सनसनी फैलाना, और उससे फिर जो है वो एक बयानिया बनाना और उस बयानिया के फिर फ़ायदे उठाना। तो ये पाकिस्तान का आइन जो है वो इस बात की आपको इजाज़त देता है कि आप अपना आप राइट टू एक्सप्रेशन है, मगर ये नहीं है कि आप झूठा बयानिया बनाएं, प्रोपेगेंडा करें और उसको फैलाएं। उसकी रोकथाम के लिए जो है वो इस बात को रिव्यू किया जा रहा है कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है उसको उस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। उसके लिए जो है वो कवानीन को शायद चेंज करना पड़े। वैसे आप ही की हुकूमत है और आप ही की जमात की वज़ीर IT भी हैं, आप खुद उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं ज़ाती तौर पे? देखिए, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में इसके ऊपर क्या ही बात करूं। बात यह है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं ISPs, उन्होंने एक लेटर लिखा है जो कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 to 40% डिग्रेडेशन है इंटरनेट की, वाईफाई जो घरों में जो इंटरनेट है उसके ऊपर। फिर पाशा का लेटर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम तो अब एक सीरियस हो चुकी है, और इसकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इसकी वजह से कारोबार बंद हो रहे हैं। इसकी वजह से आज पाशा के नुमाइंदे ने हमें ये बताया कि एक कंपनी को 1 घंटा इंटरनेट बंद करने पे $2 मिलियन फ़ाइन हुआ।
उनका जो उनका जिससे उन्होंने बिज़नेस लिया हुआ था। तो ये एक इशू जो है वो चल रहा है। अब इसके अंदर ये मेरा अपना ज़ाती राय जो है उसमें ये भी है कि मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ लिंक फायरवॉल के साथ है। शायद फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन या उसके अंदर जो कंसल्टेंट्स हैं वो, या जो भी उसकी मैनेजमेंट है वो, उधर कहीं ना कहीं कोई इशू है, या डेटा वाली साइड पे या प्रोसेसिंग वाली साइड पे कोई ना कोई बॉटल नेक बन रहा है, या कोई इस तरह का इशू आ रहा है, या फिल्टर्स ठीक नहीं लगे हुए, कोई ना कोई इशू ज़रूर है जिसकी वजह से ये मुसलसल एक इशू जो है वो इंटरनेट डिसरप्शन से। यही तो हम चाहते हैं कि ये बस आके हमें एक्सप्लेन कर दें सेनेटर साहब, जिसका खदशा आपने जाहिर किया है ना, आपकी नज़र में फायरवॉल का इशू बना हुआ है, कोई बॉटल नेक बन रहा है, फिल्टर्स ठीक नहीं लगे हुए, ये अगर पीटीए आके या वजारत आईटी आके सबको एक्सप्लेन कर दे तो क्या हर्ज है। शुक्रिया आपका सर। अभी हम एक और वाक़े का जिक्र करेंगे। फैसलाबाद में जड़ावाला में एक दुल्हन का कत्ल मौमा बना रहा है, लेकिन बिलाखिर पुलिस को कुछ समझ में आ रहा है। पहले जिस कत्ल को टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान हादसा बताया जा रहा था, अब इसमें एक 10 साला बच्चा जिम्मेदार पाया गया है। पूरी कहानी क्या है, हमाद अहमद हमारे साथी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, टिकटॉक वीडियो बनाते हुए दुल्हन की हलाकत जो एक इत्तेफाकिया वाक़या के तौर पर रिपोर्ट हुई थी, इस वाक़या की नौयत तो बरकरार है, ताहम इसका रुख तब्दील हो गया है और जो इत्तेफाकिया वाक़या के तौर पर पुलिस ने इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज की थी। अब इसकी बाकायदा FIR दर्ज की गई है, जिसमें दुल्हन के 10 साला भांजे को नामजद किया गया है कि उसकी जानब से चलाई गई गोली से दुल्हन की हलाकत हुई है। तो इस हवाले से जो अब पुलिस अफसरान है, SSP ऑपरेशन से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जो दुल्हन की हमने पोस्टमार्टम करवाया था, तो डॉक्टर्स और जो है वक़ुआ पर जो फ्रांसिक के माहिरीन गए थे, उनकी राय के मुताबिक टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान दुल्हन की हलाकत के हवाले से जो शवाहद हैं वो नाकाबिले यकीन है, जबकि इब्तदाई तौर पर भी जो कुछ बातें गर्दिश कर रही थी कि ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश नहीं आया। अहले खाना ने उसको बच्चे को बचाने के लिए ये बयान दिया था कि दुल्हन की टिकटॉक वीडियो बनाते हुए हलाकत हुई, और इस दौरान जो अहले खाना की जानब से पुलिस को मोबाइल फ़ोन फ्राहम किया गया था, तो उससे भी इस बयान की तस्दीक नहीं हुई थी। तो अब पुलिस ने इस वाक़या की कत्ल की दफ़ात के तहत FIR दर्ज करके दुल्हन के भांजे अरहम को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। थैंक यू अमाद। पुलिस नए रुख पर तफ्तीश कर रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। दैट इज़ इट एंड इंशाल्लाह वी गोना सी यू ऑन मंडे।